आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। हमारे साथ मोहसिन मलिक सर हैं और हमारे खास मेहमान हैं मोहसिन मलिक सर। आप गुजरात सनादरा प्राइमरी स्कूल खेड़ा जो कि गुजरात में है वहाँ के शिक्षक हैं सर। मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। आज का जो ये बातचीत का संदर्भ है उसका मैं संदर्भ पहले रख देता हूँ। तो हम मोहसिन मलिक सर जो है करीब 2 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्वेस्ट अलायंस के साथ। और इन्होंने स्क्रैच को लेकर के बहुत काम किया है बच्चों के साथ। तो हम आज बातचीत करेंगे सर से कि सर की क्या जर्नी रही एज ए सेल्फ लर्नर। स्क्रैच को लेकर के उन्होंने क्या काम किए, क्या ऐसे क्या चीजें थी जिसमें उनका इंटरेस्ट जगा स्क्रैच को लेकर के, बच्चों के साथ उन्होंने क्या काम किया और इसकी जो संभावनाएं हैं स्कूलों में काम करने को लेकर के, कक्षा में काम करने को लेकर के और बच्चों के साथ काम करने को लेकर के, ये हम उन तमाम संभावनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। थैंक यू सर। तो मैं एक और संदर्भ रख देता हूँ कि हमारे जो ये दर्शक हैं या फिर जिनके लिए हम ये वीडियो खास करके बना रहे हैं आप तक आपका जो संदेश है, जो मैसेज है, जो काम है, जो हम जिन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो क्वेस्ट ने 2 साल पहले एक कोलाबोरेटिव बनाई थी जिसका नाम है इंडियन इक्विटेबल लर्निंग इकोसिस्टम कोलाबोरेटिव। उसमें भारत के 7 राज्यों से करीब करीब 8 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं और उनका काम जो है स्क्रैच को लेकर के कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे है। तो उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी बेस्ड हैं, कुछ जो प्रोग्राम बेस्ड हैं, स्किल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बच्चों के साथ स्कूलों में स्क्रैच को लेकर के प्रोग्राम करते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपसे एक तरीके से परिचय है और आपके काम को हम जानते हैं और क्विज ने भी आपके काम को लेकर के बहुत आपको रिकॉग्नाइज किया है। तो हमने सोचा क्यों नहीं आपसे बात की जाए और आपके अनुभवों को हम इस मंच पे साझा करें कि आपका कैसा सफर रहा स्क्रैच को लेकर के, ताकि हम बाकी शिक्षकों को या फिर जो इसमें जुड़े हुए हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग को लेकर के उनको हम मोटिवेट कर पाए, उनकी भी एक समझ बन पाए। तो आज का जो हमारे ये बातचीत है सर उसी के इर्द गिर्द है। तो सर क्योंकि मैंने आपका परिचय दे दिया है, पर मैं आशा कर मतलब आप अगर अपने बारे में थोड़ा बताएं तो हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं इस सत्र में। नमस्कार। मेरा नाम मोहसिन आई मलिक। सर ने बताया मैं सनादरा प्राइमरी स्कूल खेड़ा गुजरात से हूँ। सर ने मैथ साइंस टीचर हूँ मैं, कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये क्वेस्ट अलायंस से मेरा राब्ता हुआ उससे पहले मेरी सोच क्या थी कोडिंग के बारे में। तो उस टाइम मेरे लिए कोडिंग एक वर्ड ही था, एक शब्द ही था, एक नाम ही था जो कुछ पूर्व धारणाएं लेके आता था कि कोडिंग क्या है। तो कोडिंग बहुत कठिन चीज है, कोडिंग हमें आ ही नहीं सकती है। और उसके साथ साथ ये भी थिंकिंग, अगर हम एज ए टीचर अगर ये कोडिंग के बारे में सोच रहे हैं हमारे लिए जो कठिन है, तो बच्चों तक ये कोडिंग पहुंचाना वो ज्यादा ही कठिन होगा। लेकिन ये सोच मेरी बदली जब क्वेस्ट अलायंस ने हमारे गुजरात राज्य में खेड़ा जिला जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा और वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया। जब मैंने ये 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें कई टॉपिक थे जैसे कि कॉम्पिटिशनल थिंकिंग है, आइडियाथॉन हैकाथॉन है, स्क्रैच कोडिंग है। कॉम्पिटिशनल थिंकिंग भी मेरे लिए बहुत नया था, उस टाइम पहली बार मैंने वो सुना था। आइडियाथॉन हैकाथॉन भी सेम था और सेम कोडिंग 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 एक ऐसे जिसका नाम सुना था लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि कोडिंग के बारे में बहुत ही नेगेटिव जो अप्रोच था कि हमें नहीं आ सकता। लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के दरमियान हमें कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, आइडियाथॉन हैकाथॉन के साथ ये एक सब सेगमेंट में स्क्रैच कोडिंग हमें बताई गई कि स्क्रैच क्या है, स्क्रैच MIT बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कैसे काम करती है और वो बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं हम। और तब मुझे स्क्रैच के जो फीचर्स है, स्क्रैच पूरे उसके फीचर्स के बारे में सिखाया गया और आई थिंक 1 या 1.5 घंटा हो गया था। तो आप जानते हैं कि 1 या 1.5 घंटे में हम स्क्रैच को कितना ही सीख सकते हैं। तो उस टाइम फैसिलिटेटर ने काफी अच्छा हमको इसके बारे में बताया
तो जब मैंने ये स्क्रैच के बारे में जब मुझे बताया गया, तो कोडिंग की वजह से मेरी उसमें रुचि बढ़ी कि मुझे कोडिंग मैं सीख सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आएगा, चलो ये तो मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे में अच्छा काम कर लिया है, तो मैं घर जाके भी कुछ इसको इससे ज्यादा सीख सकता हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी समाप्ति के बाद वो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने घर आके यूट्यूब के माध्यम से उसे और सीखने की कोशिश की। अब यूट्यूब में काफी ज्ञान है, आपको पता है कि यूट्यूब के द्वारा मैंने सर्च किया कि स्क्रैच के बारे में, तो काफी इसके जो वीडियोस हैं वो वीडियोस मैंने देखे। तो पूरी तरह डिटेल ली कि स्क्रैच जो एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन वर्क कैसी करती है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी संभावनाएं और क्या है, हम क्या कर सकते हैं। एक बार मैंने पूरी एप्लीकेशन समझ ली, उसके बाद एप्लीकेशन तो हमने समझ ली है, पर उसके बाद क्या करना है वो हमको मालूम होना चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट भी जो ऑलरेडी कोडिंग दिए हुए थे, ऐसे प्रोजेक्ट मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखे, उसको मैंने नोट किए, और नोट करने के बाद वो ऐसे उस टाइप के मैं जो प्रोजेक्ट है बनाता गया। धीरे धीरे मैं काम करता रहा। वो शुरुआत थी। हम फॉर एग्जाम्पल एक बात करूं कि हमें अगर कोई गाड़ी चलाने की थियरी हमको मालूम है या थियरी पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ड्राइविंग आ गई। वो ड्राइविंग पूरी तरह परफेक्ट आनी है, इसके लिए हमें 1000 से 2000 किलोमीटर हमको गाड़ी घुमानी होगी। इसी तरह ये जो कोडिंग का जो काम है, वो हम सिर्फ एप्लीकेशन समझने से या एक दो प्रोजेक्ट करने से उसको हम कंप्लीट नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें और ज्यादा उसको पुनरावर्तित उसका रिवीजन करना होगा, उससे ज्यादा यूज करना होगा। ऐसे ऐसे मैं प्रोजेक्ट बनाता गया, और मुझे इसके बारे में जब तक परफेक्ट हो गया कि हाँ, मुझे अब मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ, उस लेवल का मुझे ये स्क्रैच के बारे में मैं जानने लगा हूँ, उसके बाद मैंने अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया सर। थैंक यू सर, आपने बहुत विस्तार से अपनी जर्नी के बारे में बताई, और खास करके जो आपने कहा कि मतलब हमें इसका प्रयास बार बार करना चाहिए, एक दो प्रोजेक्ट बना के ये नहीं। संभव नहीं है कि हम इस पे काम कर सकें। तो इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न मन में आता है कि बहुत सारे लोग इसमें आते तो हैं, लेकिन फिर हो सकता है कि वो बहुत देर तक एंगेज नहीं हो पाते हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट बनाए, थोड़ा बहुत किया, फिर छोड़ देते हैं। पर आपका जो इंटरेस्ट था वो कैसे बढ़ा, मतलब ऐसा क्या चीज था जिसमें जिसने आपको इसमें आपकी रुचि जगाई? सर मेरा एक फोकस है हमेशा, मैं एज ए टीचर एक आर्ट लेता हूँ, मुझे बच्चों को कुछ नया सिखाना है। हमारे जो सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस थे, वो तो मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, पर मुझे हर हर बार ऐसा होता है कि मैं कुछ इनोवेटिव आइडिया लाऊं और बच्चों को कुछ इनोवेटिव आइडिया से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करूं। और जब मैंने ये ट्रेनिंग ली, उस टाइम मुझे इसमें एक डोर मिला कि इसके जरिए हम कुछ और अपने सब्जेक्ट में भी कर सकते। दूसरा, मेरी आपको मैं मेरी अपनी जर्नी स्कूल वाइज भी बताना चाहूंगा, वो भी जरूरी है कि स्कूल में फिर मैंने क्या किया। क्योंकि अभी हमें कितना आता है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस वो है हम एज ए टीचर जो अपने बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट हैं, उन तक कितना पहुंचा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जब मैंने ये ट्रेनिंग लेने के बाद जो उसके बाद भी 15-20 दिन का जो जर्नी थी, उसमें जो मैंने खुद ने सीखा, ओके, जो स्क्रैच के बारे में मैंने खुद ने सीखा, मैंने सीख लिया, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी स्कूल में ये अप्लाई करना शुरू किया। अब अप्लाई करने के लिए आप जानते हैं कि हमारी प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इसमें कितना ही होगा। उस टाइम हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं थी, लेकिन एक अच्छी बात थी, एक पॉजिटिव चीज थी कि हमारे स्कूल में इंटरेक्टिव पैनल और प्रोजेक्टर थे उस टाइम। तो इंटरेक्टिव पैनल और लैपटॉप थे, तो मैं लैपटॉप के जरिए स्क्रैच की एप्लीकेशन पूरे स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर पे, इंटरेक्टिव पैनल पे अगर कुछ करूंगा, तो पूरे बच्चे जो क्लास में 35-40 जो भी बच्चे हैं, वो एक साथ सब देख सकेंगे। तो मैंने किया वो, पहले तो मैंने उस इंटरेक्टिव पैनल के जरिए बच्चों को जो स्क्रैच क्या है वो बताया, स्क्रैच के पूरे में डिटेल बताया कि स्क्रैच इस तरह यूथ काम कर दिए। बाद में स्क्रैच एक एप्लीकेशन के तौर पे उनके आगे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि स्क्रैच में कहाँ कहाँ से हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रैच में एक बैकग्राउंड है, हम स्क्रैच में बैकग्राउंड कैसे ले सकते हैं,
स्प्राइट है, जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं बाद में। ये बच्चों के लिए इजी इसलिए है कि हम यहाँ हमें कोई टाइपिंग स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, या टेक्स्ट करने की जो जावा स्क्रिप्टेड है वो स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप है, जिसको हमें स्क्रैच बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्क्रैच। ड्रैग एंड ड्रॉप है और सारे ब्लॉक्स मैंने बच्चों को दिखाए कि ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स का यूज ऐसे होता है, ऐसे होता है। एज ए टीचर हमारे पास एक नेगेटिव थिंकिंग होती है कि बच्चे अभी पढ़ाई पढ़ नहीं सकते, वो कोडिंग कैसे करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि बच्चे गैजेट से कितना प्यार करते हैं। हमें उन्हें गैजेट से प्यार कराने की जरूरत नहीं है। वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या इंटरेक्टिव पैनल हो, वो सब इंटरेस्ट से काम लेते हैं। तो इनको इसमें इंटरेस्ट है, वो जरूर सीखेंगे। तो मैंने जो कोडिंग का जो ड्रैग एंड ड्रॉप के जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के बारे में बताया। पूरी एप्लीकेशन के जो पूरे फीचर्स हैं, वो फीचर्स मैंने उनको बता दिए। फीचर्स करा देने के बाद उनको खुद को भी वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए उनको खुद को भी मैंने जो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के उनसे कराया। बाद में मैंने छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट भी किए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट उनके आगे बताए कि जैसे कि कोई स्प्राइट हम कैसे ले सकते हैं, कोई बैकग्राउंड हम कैसे ले सकते हैं, और उनको हम कैसे, जैसे कि छोटी छोटी बात है कि कोई कैरेक्टर मैंने लिया है, वो कैरेक्टर को हम कैसे वॉकिंग करा सकते हैं, चल कैसे सकता है, कूद कैसे सकता है, दौड़ कैसे सकता है। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के उनको मैंने दी। प्रोजेक्ट इस तरह के कराए मैंने। बाद में बच्चों को उनके खुद से करने के लिए दिया। बाद में जो जो भी जो ब्लॉग्स है, हमारा एक काम है कि पहले जो जो है वो बच्चों को तक ले जाना पड़ेगा। जैसे कि हम जो ब्लॉक्स हैं, मोशंस ब्लॉक है जो गति के लिए है, किसी को चलाना है, दौड़ाना है, इसके लिए है। लुक्स ब्लॉक है, इवेंट्स है। आप वो स्क्रैच के बारे में सब जानते हैं, वो तो सर्च कर लेंगे। जो जो ब्लॉक्स है, उस कौन सा ब्लॉक कहाँ यूज होता है, उसके बारे में बच्चों को पूरा डिटेल में बता दिया। जो इनिशियल स्टेज पर जो भी बच्चों की जरूरियात है उसके हिसाब से, तो वो मैंने बता दिया। वो बताने के बाद कई बच्चों के पास वो खुद के करने के लिए अब इंटरेक्टिव पैनल एक है और करना सारे बच्चों का है। तो उसके लिए भी मैंने फिर एक आइडिया लगाया कि अभी कितना भी गरीब बच्चा हो पर उसके घर स्मार्टफोन तो है ही। तो स्मार्टफोन में एक स्क्रैच जूनियर आती है, लेकिन स्क्रैच जूनियर थोड़ी, ये जो स्क्रैच है उससे थोड़ी अलग है। तो उसके बाद मैंने वो भी कहा कि हम ब्राउजिंग करके, सर्च करके ऑनलाइन हम ये यही स्क्रैच यूज कर सकते हैं। तो वो भी बच्चों को मैंने इंटरेक्टिव पैनल पर बताया। तो बच्चों ने खुद लिया, बहुत अच्छी तरह वो लिया। और बच्चे खुद अपने मोबाइल से डेस्कटॉप वर्जन करके जो प्रोजेक्ट बना के उसका भी जो जो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजने लगे। मैं खुद शौक हो गया कि मैं जो सोच रहा था बच्चों के बारे में, वो मेरे से कहीं आगे सोचते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा था। बाद में एक जर्नी की मैं बात करूं तो उसके बाद एक पॉजिटिव हुआ कि हमारी स्कूल में कंप्यूटर लैब आ गई। बच्चों के नसीब से कंप्यूटर लैब आ गई। कंप्यूटर लैब में भी 15 से 16 कंप्यूटर थे। तो उसके बाद तो मुझे बहुत ही बढ़िया काम हो गया, क्योंकि हर बार अब हर बच्चा इंडिविजुअली अपना काम कर सकता है। अगर मैं समझो कि बच्चों को मैं बिठाता हूँ दो दो के ग्रुप में, तो भी 30 से 35 बच्चे दो दो के ग्रुप में भी बैठ के पूरा यूज कर सकते हैं। फिर बच्चे अपने आप खुद ही अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने लगे। मैं कहीं उनको थोड़ा सिखा था, उसके बाद वो खुद करते, वो खुद भी यूट्यूब के माध्यम से स्क्रैच लाते, जो प्रोजेक्ट है वो खुद लाने लगे। तो इस तरह जर्नी का बहुत अच्छा हो गया। एक बार अब क्वेस्ट अलायंस के सभी जो महानुभाव, उन्होंने भी हमारे स्कूल की मुलाकात ली थी। तो उस दरमियान भी उन्होंने बच्चों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया था। हमारे बच्चों ने उनको लाइव बना के दिखाया था, और बच्चों को बहुत मजा आया इसमें। तो एक चीज जो आपने कहा सर कि जैसा ऐसा माना जाता है खास करके कि बच्चे कुछ सीख नहीं सकते और नई चीज है, तो शायद उसके लिए और मतलब वो और नहीं सीख पाएंगे, है ना। और टेक्नोलॉजी को लेकर के जो एक तरीके का डर तो रहता ही है, खास करके जो ग्रामीण के स्कूलों के बच्चे हैं। सही तो सही। कहीं ना कहीं स्क्रैच ने उस धारणा को भी तोड़ने में मदद की। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब आपका जो इसमें योगदान है कि आपने उनको स्क्रैच जूनियर से इंट्रोड्यूस करवाया, और जो हम कहते हैं कि मतलब जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बच्चों के पास, जो भी लिमिटेड संसाधन थे, उस संसाधन में आपने उनके साथ काम किया।
जी। तो मैं आपका ही एक वीडियो है जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो इंटरेक्टिव पैनल का यूज करके पीयर लर्निंग कर रहे हैं। तो मैं लोगों को एक बार वो दिखाना चाहता हूँ, तो मैं एक बार यूट्यूब शेयर करता हूँ। एक बार देखते हैं ये जो छात्र है मोहसिन सर का, वो किस तरीके से इंटरेक्टिव पैनल का यूज करके पीयर लर्निंग कर रहा है, अपने जो साथी हैं उनको ये समझा रहा है। અને પછી વચમાં 3 સર્કલ બનાવવાના છે। यहाँ पे ये बच्चा गुजराती में बोल रहा है अभी, उनकी हमारी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें वो अपना एक प्रोजेक्ट बना रहा है, ट्रैफिक लाइट का है, ट्रैफिक लाइट के बारे में। आप देख सकते हैं ये थोड़ा एडवांस फीचर्स है कि अगर हमें स्प्राइट या कैरेक्टर नहीं दिया गया और हमें कुछ नया बनाना है, तो ये ट्रैफिक लाइट जो है वो हमें यहाँ पे हमारा जो ऑलरेडी इनबिल्ड जो फीचर्स है उसमें दिए नहीं गए। तो ये बच्चा खुद बना रहा है ट्रैफिक लाइट, जो हमारा जो पेंटिंग है या ये बार है, खुद मेकिंग करने के लिए, खुद बनाने के लिए वो खुद बना रहा है। અને લુક્સમાં સ્વિચ કોસ્ટ્यूम टू जो ग्रीन, ये देखिए आप, ये बच्चा जो कोड है, कोड के जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स को जोड़ रहा है। इसीलिए स्क्रैच का बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेज में कोडिंग सीखने के लिए। मैं बता रहा था आपको कि इनिशियल स्टेज में कोडिंग सीखने के लिए ये स्क्रैच कोडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड नहीं है या फिर टेक्स्ट बेस्ड नहीं है। हमें जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, इस तरह ही प्रोग्रामिंग करना है। ये बच्चा देखो कितनी फास्ट अपनी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का उपयोग करके अब ये अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। और आप देखोगे कि बनाने के बाद एक जो ट्रैफिक सिग्नल में होता है कि जैसे रेड लाइट होती है तब बस या कोई भी ट्रैफिक है वो रुक जाती है, येलो होती है तो स्पीड कम कर रही है, और जब ग्रीन लाइट होती है तो अपनी पूरी स्पीड के साथ वो आगे रन करती है। इस टाइप का एक प्रोजेक्ट है, आपने ऑलमोस्ट देखा हुआ है, देख रहे हो आप। हाँ सर, तो हमने देखा अभी किस तरीके से कक्षा 8 का छात्र है और वो पूरे एक स्क्रैच के प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, और उसे पता है कि कैसे ब्लॉक्स को डुप्लीकेट करेंगे तो सेम कोडिंग को जो है हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और खास करके और उसने जो कॉन्सेप्चुलाइज किया है ट्रैफिक को लेकर के, तो मुझे लगता है सर ये एक मतलब बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका, और बच्चों का भी जो वो इस तरह से सीख रहे हैं। और वीडियो देखकर लग रहा है कि बच्चा भी बहुत इंजॉय कर रहा है, और जिस तरीके से मतलब हम सरकारी स्कूलों में संसाधनों का जो एक उपयोग है वो मतलब बहुत ही सराहनीय उपयोग वो करके इसको कर रहा है। तो एक सर सवाल जो आता है जब हम लोग काम करते हैं, तो ये प्रश्न हमारे साथ भी आता है कि आपको किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की चुनौतियां शुरू में मिली, खास करके जब आप बच्चों के साथ इसको लेकर के गए। कोई भी चीज हम करते हैं सर तो चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं, वो आपको सीधा सीधा सरल तरीके से कुछ चीज मिल नहीं जाने वाला। मैंने बताया कि कोडिंग के साथ कुछ पूर्वधारणाएं आती है, और ये स्क्रैच के साथ भी आती है। स्टार्टिंग में मुझे वही लगा जब मैंने सिखाना शुरू किया था, एक दो वीडियो भी वायरल करते कि ये અમાર ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં કે ભાઈ વાંચતા તો આવડતું નથી, તમે કઈ કોડિંગ શીખવાડવા, પढ़ना तो आता नहीं है, तो कोडिंग તમે किस तरह उसको सिखाओगे। तो वो एक नेगेटिव थॉट ऑफ माइंड होता है सबका। लेकिन मुझे पता था कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन, सेल फोन बहुत अच्छी तरह यूज करते। एक बच्चा ऐसा है कि उसको पढ़ाई बिल्कुल नहीं आ रहा, क ख ग भी नहीं आ रहा, और वो खुद स्मार्टफोन यूज कर रहा है। स्मार्टफोन में तो ऑलरेडी सब इंग्लिश वर्ड्स भी है, फिर भी वो यूज कर रहा है। वो यूज कैसे कर रहा है, तो पढ़ नहीं रहा लेकिन उसको पता है कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। तो जब यूज करेगा तो यूज करने के टाइम वो पढ़ना भी धीरे धीरे लगेगा। तो उस टाइम में कुछ मुश्किलियां तो ऐसी थी। उस टाइम के लैब नहीं थी, समझो कि प्रोजेक्टर था, वो प्रोजेक्टर के ऊपर काम करना पड़ा। बच्चों को सबको खुद को एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए उनके मोबाइल को हमने यूज किया। किसी बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मोबाइल नहीं है, तो उन बच्चों को ऐसी तरह बोला कि तुम इस बच्चे के पास मोबाइल है तो उसके पास जाओ, दोनों मिलके ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप में सब बनाओ, उस टाइप का है। कई बच्चों को पढ़ना नहीं आता था तो उनको मैंने उस तरह सिखाया कि इस जगह पर ये चीज है, पढ़ मत, पर भी उसको एक गेम की तरह तो ले, गेम की तरह लेके उसको यूज कर। तो ये सब मुश्किलात थी, लेकिन करना है तो कोई मुश्किल
लड़ती नहीं, हमें हमें चैलेंजेस आते रहते हैं और चैलेंजेस का सामना करके आगे बढ़े। थैंक यू सर। जैसे स्क्रैच की जो फिलॉसफी है, तो स्क्रैच भी इसी बात पे जोर देता है कि मतलब कोडिंग भी एक भाषा हो सकती है। और जब आप कह रहे हैं कि बच्चे जब अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं उसके बाद भी वो कोड लिख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बात शायद सच हो कि कोडिंग की भी अपनी एक भाषा होगी। और जो जो उनका जो फोकस है खास करके स्क्रैच प्लेटफॉर्म का, कि पीयर लर्निंग हो, प्लेफुलनेस हो, पर्पस बेस्ड लर्निंग हो, तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि आपने उनके साथ इन तमाम संभावनाओं को आपने सहेजने की कोशिश की है अपने काम के साथ। तो कुछ अगर आप सर शेयर करना चाहें कि बच्चों ने शुरुआती दौर में किस तरह के प्रोजेक्ट बनाए, क्या क्या बना रहे थे वो, अ, हाँ, क्या ऐसी कुछ वो चीजें बहुत जो उनसे बढ़िया रिलेट कर रही है। थी या क्लासरूम से रिलेट कर रही थी? शुरुआत में बच्चों को कोई हार्ड चीज हम एकदम जैसे कि ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ ऐसे नहीं दे सकते, छोटी छोटी चीजें देनी जरूरी है उनको। जैसे कि स्क्रैच में है कैसे कोई स्प्राइट चल रहा है या कूद रहा है या उड़ रहा है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हम देते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उससे पहले एबीसीडी सिखाएंगे, उसके बाद उसके पढ़ना सिखाएंगे। उसी तरह इस वे में हम और कोई भी हम कभी कोडिंग पर आते हैं तो कॉम्पिटेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग इस पर चले जाते हैं। वो भी आएगी, पर वो कब आएगी? बाद में आएगी। जैसे कि हम किसी पोइट हो या ऑथर हो, वो अपनी किताब लिख रहा है तो डायरेक्ट नहीं लिखेगा, उसकी क्रिएटिविटी नहीं है, उसने काफी जाके पीछे 50 से 100 किताबें पढ़ी होगी किसी और की, तब वो खुद क्रिएटिव बना है, वो खुद की किताब लिख रहा है। इसी तरह बच्चों को अभी पहले तो प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट बनाएगा। जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तब वो सीखेगा कि कोई चीज है उसको मैं कैसे वॉकिंग करा रहा हूँ, कोई चीज है उसको मैं कैसे जंप करा रहा हूँ या फ्लाई करा रहा हूँ, वो किस तरह वो बोल रहा है, किस तरह वो बोल रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है, या एक बोल रहा है उसके बाद दूसरे बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है उसकी उसका खत्म हो रहा है उसके बाद ये बोल रहा है। तो इस टाइप के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं वो बच्चे बनाते गए, और बच्चों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, उसके जरिए फिर उनकी क्रिएटिविटी भी आई कि सर अबे तो अभी ये मैं कर सका हूँ, तो मैं ये दोनों के बाद में पीछे दो इंसान है उसके बीच में मैं बातचीत भी करा सकता हूँ, जिसे अपने स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, एक दूसरे की कहानी बनाने के लिए। तो उस तरह भी बनाने लगे। गोल गोल घूम रहा है तो घूमने के हिसाब से वो सूर्य है, पृथ्वी है, उसको भी घुमाने लगे। तो वो काफी 1 महीना 2 महीना काम करने के बाद उनकी जो क्रिएटिविटी है वो शुरू हुई कि खुद खुद से बनाने लगे, कुछ चीजें खुद से बनाने लगे, और खुद से बनाने लगे बाद में वो यूट्यूब के माध्यम से भी काफी चीजें लेके वो बनाने लगे। तो इस तरह उनकी शुरुआती दौर से एकदम बेसिक चीज से शुरुआत हुई थी, वो अपनी क्रिएट जो अपने बोले कॉम्पिटेशनल थिंकिंग तक भी पहुंचने लगी है। तो आप कह रहे हैं सर कि पहले आपने उनका परिचय करवाया प्लेटफॉर्म से, है ना, उसके बाद उसके जो फीचर्स थे उससे उनको अवगत कराया, धीरे धीरे उस पर काम करने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे। तो जैसा कि मैं आपको ही आप ही कह रहे थे, मतलब जो लेखक होता है, जो साहित्यकार होता है, तो विचार तो वो डायरेक्ट नहीं थोपता है, वो विचार धीरे धीरे आते हैं। नहीं है। पूरा पढ़ लेने के बाद पता चलता है कि ये वो कहना चाहता था, तो शायद प्रोजेक्ट बना लेने के बाद वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वाले आइडिया उसमें शायद उस तरह से पूछे हुए होते हैं। तो एक चीज मैं खास करके इस पे बात करना चाहूंगा सर आपसे, कि जैसे हम कोडिंग को देखते हैं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये कुछ एक अलग प्रक्रिया है, लोगों ने किया फिर छोड़ दिया। लेकिन क्लासरूम में बतौर टीचर आपने इसका जो पेडागोजी है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, उसकी संभावना आप कैसे देखते हैं? कि क्या महज ये एक प्रोजेक्ट बनाने तक है, या फिर बाकी विषयों से भी इसका जुड़ाव हो सकता है, एक इंटरेक्टिव प्ले, मतलब प्लेफुल पेडागोजी की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं? इसका अगर आपका कुछ अनुभव रहा हो। जी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और शायद ना पूछा होता तो अब भी मैं बताता, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है जिसका हमारे आपको सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है 2020, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चैप्टर नंबर 4 जो पेडागोजी है, पेडागोजी, और पेडागोजी चैप्टर नंबर 4 में 4.6 में इनोवेटिव पेडागोजी के बारे में बताया गया है, जो शिक्षण शास्त्र बोलते हैं हम हिंदी में, शिक्षण शास्त्र कि इनोवेटिव पेडागोजी के आधार पर हमें बच्चों को पढ़ाना है।
अब इनोवेटिव पेडागोजी और इनोवेटिव पेडागोजी दो अलग चीजें हैं। जो हम पुरानी पेडागोजी यूज कर रहे थे और अभी कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंस है। और ये जो इनोवेटिव पेडागोजी है उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्क्रैच बहुत ही बेहतरीन टूल्स है। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि स्क्रैच जो इनोवेटिव पेडागोजी अभी हमारी जो ट्रेनिंग हुई है मैथ साइंस या हर सब्जेक्ट की, तो 3-3 दिन की ट्रेनिंग इनोवेटिव पेडागोजी की बाबत में ही हर सब्जेक्ट को उन्होंने ले लिया है, लेकिन उसका मेन टॉपिक है इनोवेटिव पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। तो हम ये स्क्रैच का वो 13 जो पेडागोजी है वो स्क्रैच के साथ है। जैसे कि हम स्क्रैच पढ़ा रहे हैं तो पहली पेडागोजी है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। बच्चा खुद कर रहा है और खुद सीख रहा है। बच्चा सुन के नहीं, देख के नहीं, खुद करके सीख रहा है। बच्चा खुद करके सीख रहा है तो वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो एक्सपीरियंस बेस्ड पेडागोजी है वो आ जाती है। दूसरी है प्रोजेक्ट वर्क पेडागोजी है। तो ये तो है ही प्रोजेक्ट के लिए, हर प्रोजेक्ट ही बनाना है हमें। जे स्क्रैच में प्रोजेक्ट है वो कई अनुबंध होते हैं, जैसे कि हमारा निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी, कंस्ट्रक्टिव कुछ चीजें हमें बनानी है। अभी हमारे हर शिक्षण में बैगलेस डे आ चुके हैं, आपको पता ही होगा कि 20 डेज बैगलेस डे। तो हमें उस बैगलेस डे के टाइम पर क्या करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ बनाना है, कुछ न, तो वो जो इंस्ट्रक्टिव पेडागोजी है वो भी आ जाती है। जैसे कि हम उसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। जो स्क्रैच है वो स्क्रैच को सिर्फ कोडिंग के नजर से नहीं देखना है कि बस ये टेक्निकल नजरिए से नहीं देखना है हमें, उसको एक शिक्षण के नजरिए से, हमें कुछ सीखने के नजर से देखना है। जैसे कि मैं साइंस है, साइंस मुझे पढ़ाना है तो मैं स्क्रैच का एक्सपीरियंस यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं सोलर सिस्टम का जो चैप्टर है वो मैं बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, तो उसको एक्सपीरियंस बेस करने के लिए मैं सोलर पे, सूर्य पे या चंद्र पे मैं ले नहीं जाने वाला, तो उसको मैं एक्सपीरियंस कैसे दूंगा? तो मुझे इसको कोडिंग के जरिए मैं एक्सपीरियंस दूंगा। वो सिखा हुआ है कि चलो एक सन लेगा, सन लेने के बाद उसके आसपास एक पृथ्वी लेगा, वो कैरेक्टर बेस, और पृथ्वी को वो सन के आसपास राउंड घुमाएगा, परिक्रमण परिभ्रमण वो भी सीख रहा है। उसके साथ ये प्रोजेक्ट में आप और जो 8 ग्रह हैं उसको भी जोड़ सकते हैं, और वो जोड़ने के बाद एक साथ में सोलर सिस्टम समझा सकते हैं। तो आपने ये करा, उसके बाद आपने एक टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया, स्क्रैच में कोडिंग भी किया, और आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर है, वो चैप्टर भी आपने पढ़ा दिया। तो इस चीज में कितने आपने इंक्लूड किए, 3 से 4 चीज आपने इंक्लूड किए, और उसमें एक पेडागोजी आ गई है। कौन सी? कंप्यूटेशनल सॉरी एक्सपीरियंस बेस्ड पेडागोजी भी आ गई, प्रोजेक्ट वर्क भी आ गया। तो ये पेडागोजी के साथ इस तरह इंक्लूड है। साथ में इसमें आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो बच्चों को जो कर रहा है तब। साथ में हर चीज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में। एसएस है, एसएस में जो मैप आते हैं, नक्शे आते हैं, वो नक्शे बना के, समझो कि मैंने गुजरात को टच किया है, तो गुजरात को टच करते ही वो बोलता है कि मैं एक गुजरात स्टेट हूं, मेरा पाटनगर गांधीनगर है, और उसके बारे में वो कुछ बताता है। इस तरह हम जो स्क्रैच है, स्क्रैच को एक खाली कोडिंग तक सीमित या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर लैब तक सीमित ना रखे, अपने सब्जेक्ट के साथ भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आपने इसे बहुत विस्तार से चर्चा की सर, और एक मुझे जो हिंट मिल रहा है आपकी तरफ से, वो कह रहे हैं कि इसमें जो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी है, जो बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं समाहित हैं, और इसको लेकर के आपने काम भी किया है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हो जो अगर दिखाना चाहें आप लोगों को, कि जैसे आप सौर मंडल वाली बात कर रहे थे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपने काम किया हो जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ता हो, और किस तरह से ये यूजफुल रहा, तो अगर आप हमें दिखाना जी चाहें जी। तो। जैसे कि मैंने अभी भी आपके सामने चर्चा की, मैं सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, तो सोलर सिस्टम के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हम इसका वीडियो बताएंगे। सोलर सिस्टम है, मैंने स्टार्टिंग शुरुआत में की थी कि हमें सिर्फ क्या बताना है कि एक सन है, सन के आसपास एक पृथ्वी है, पृथ्वी सन के आसपास घूम रही है, सन भी घूम रहा है, सन उसके अपने, इसके लिए पृथ्वी खुद भी घूम रही है, और सूर्य के आसपास भी घूम रही है। एक सिंपल एक प्रोजेक्ट है, बच्चा शायद 5 मिनट में बना लेगा, सिर्फ 5 मिनट में ये बच्चा बना देगा।
और इसका एक जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सन है, सन के आसपास पृथ्वी घूम रही है और खुद घूमते घूमते घूम रही है, यानी वो हमारी एक जो टॉपिक है परिभ्रमण और परिक्रमण, वो भी उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके आगे हम एक्सटेंड करना है तो बाकी के जो 8 ग्रह है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं और सोलर सिस्टम पूरा इसमें सिखा सकते हैं। दूसरा है जैसे कि मैं ये पाचन तंत्र है, अरे जो जो हार्ट वाला है, जो है हार्ट के बारे में, तो उसका भी इसकी एक डायग्राम बना के हर डायग्राम में कौन सा आर्टरी क्या बोल रहा है, वेन क्या बोल रहा है, वो हम ऐड करके वो भी एक टीएलएम या एक जैसे कि अभी जी साला है, जी साला वो एप्लीकेशन है, एनिमेशन, हर चीज का एनिमेशन है, तो यहाँ बच्चे खुद एनिमेशन बनाएंगे। अभी तक बच्चे क्या थे, वो बच्चे कंटेंट यूजर थे, जो कंटेंट उनको मिलता था वो कंटेंट यूज कर रहे थे, लेकिन अब बच्चे कंटेंट क्रिएटर होंगे, खुद का कंटेंट क्रिएट करेंगे और वही कंटेंट खुद सीखेंगे। तो ये है इसके बारे में। तो आपके पास है कोई प्रोजेक्ट है सर उस तरह का, तो अगर आप दिखाना चाहें जो आपने बनाया हो। तो जी मैं आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा जी हूँ, जी एक प्रोजेक्ट जो है वो बता रहा हूँ आपको। ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है और बच्चे 5 मिनट में बना देंगे शायद, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे सभी। और ये देखिए एक बैकग्राउंड लिया हुआ है स्टार वाला, इसमें एक सूर्य और एक पृथ्वी का हमने कैरेक्टर लिया है और उसके आसपास घूम रही है। ये मैं कोडिंग समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आपको, ये इसको मैंने छोटा कर दिया। आप देखो ये साइड में बच्चों ने कोड की है, कोड बस टाइम नहीं है इतना कोड समझा सके, पर देखो ये नॉर्मल एक प्रोजेक्ट है। शायद आप चाहो तो मैं ऐसा एक दूसरा भी आपको सर, ये बच्चों ने बता। बनाया है? हाँ ये बच्चों ने बनाया है। किस क्लास देखो के मैं बच्चे होंगे? आपको मैं बताना भी चाहूंगा लोड करने के लिए। ये आप देख सकते हैं नाम भी बच्चों के हैं, देखो यहाँ पे अर्थ स्क्रैच प्रोजेक्ट, दृष्टि स्क्रैच प्रोजेक्ट, डंप प्रोजेक्ट, ये स्क्रैच प्रोजेक्ट, ये देखिए ट्रैफिक लाइट एंड बस स्क्रैच, जैन प्रोजेक्ट, ये मेरा बच्चा है उसका प्रोजेक्ट। ये हम देखो ये प्रोजेक्ट मैं रन करूंगा। अभी हमने जो जो प्रोजेक्ट देखा वो प्रोजेक्ट डायरेक्ट किस तरह वर्क करता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो ये देखिए जैसे ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट स्लो हो गया, लाल लाल लाइट में बस रुक गई है, जी टाइप के सारे प्रोजेक्ट है। और ये काफी ऐसे तो प्रोजेक्ट है, एक नहीं है, काफी ऐसे प्रोजेक्ट है। ये जैसे इस टाइप के भी प्रोजेक्ट है, ये पोंग गेम है। देखो ये छोटी सी एक गेम बनाई हुई है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, ये हमने ये इसे स्टार्ट किया, ये घूम रही है। हम ये गेम बच्चे क्या करते हैं, बनाई है, मैंने नहीं बनाई, बच्चों ने बनाई है, देखिए। और इसको हमें हटाना है, ये जो नीचे वाला इसको हटाना है, और ये इसको यहाँ स्कोरिंग होता है, जैसे कि जो ये इस तरह की गेम हम खेल रहे हैं। जी कुछ स्टोरी टेलिंग भी है, जैसे कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज है सारे प्रोजेक्ट में। हाँ ऐसा नहीं अलग कि एक अलग ही है। तरीके का हमने फॉर्मूला है। नहीं एक ही तरीका नहीं, हमने हर सब्जेक्ट, कभी एसएस के लिए भी लिया है। समझो कि कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में कुछ ऐसा होता नहीं, लैंग्वेज में कोई दो इंसान है एक दूसरे से बात कर रहे हैं बात, तो वो भी इस प्रोजेक्ट में हम ला सकते हैं। तो काफी डाइवर्सिटी और काफी अलग अलग हमने काम किया, बच्चों ने खुद भी काफी अच्छा काम किया इसमें। तो एक तरीके से अगर आप ही जब आपकी बात को ही दोहराया जाए तो सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप देखें तो साइंस से लेकर के मैथ से लेकर के साहित्य भी जुड़ता है कहीं ना कहीं, जब बच्चे इस तरह के इंटरेक्टिव स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये ठीक है सारे सर। प्रोजेक्ट्स देखने के बाद सर, मतलब उत्साह से भरने वाला काम है। मतलब ऐसा लगता है कि एक थैंक तो यू थैंक बच्चों में इतनी पोटेंशियल है, और खास करके आप जिस तरह से उनके साथ ये नवाचारी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत सराहनीय है। इसके लिए मतलब शब्द भी कम पड़ेंगे अगर मैं उस हिसाब से कहूँ तो। तो आपने सर थैंक यू बहुत सर। लंबा समय दिया हमें, और एक तरीके से अपनी जर्नी के बारे में बताया। हमने जर्नी से शुरुआत की कि कैसे आपकी जर्नी रही, पूरी तरह सिफर से आपने शुरुआत की जब आपके पास कोडिंग का मतलब कुछ आइडिया नहीं था, एंड देन सेल्फ लर्निंग में आपने इतना इन्वेस्ट किया, बच्चों के साथ काम किया। बच्चों के पास जो संसाधन नहीं थी उन संसाधन को कैसे आपने स्क्रैच जूनियर के थ्रू वो संसाधन को मतलब काटने की कोशिश की, जो ब्रिज है मतलब जो गैप है। और क्लासरूम में सारे सब्जेक्ट सारे विषयों के साथ जोड़ते हुए बच्चों बच्चों ने इतना अच्छा काम किया।
तो ये बहुत ही सुखद जर्नी है आप, मतलब ये जर्नी बहुत ही सराहनीय है उस हिसाब से। और कहीं ना कहीं बहुत सारे धारणाओं को भी चैलेंज करती, चुनौती देती है कि बच्चे चैलेंज करती है। कहीं के भी वो सीख सकते हैं, और खास अगर आप जैसे नवाचारी शिक्षक हो तो जरूर सीख सकते हैं। तो हम इस थैंक यू। वेबिनार को क्लोज करेंगे क्योंकि समय भी आपका बहुत हमने ले लिया है। लेकिन अगर कुछ ऐसी जाते जाते कुछ ऐसा कुछ आप कहना चाहें, जो शिक्षक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो शायद स्कूलों में काम करें, या फिर हमारे जो कोलाबोरेटिव्स, इंडियन इक्विटेबल लर्निंग इकोसिस्टम कोलाबोरेटिव्स के जो फेलोज हैं जो बच्चों के साथ स्क्रैच में काम करते हैं, उनके लिए अगर आपका कोई संदेश हो, कोई मैसेज हो। जरूर। हाँ, पहले तो मुझे यहाँ तक मैंने जो किया है उसका एक राइट हकदार तो क्वेस्ट अलायंस भी है, और क्वेस्ट अलायंस की मैं हमेशा एक रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी कुछ दिया है क्वेस्ट अलायंस ने। मैं नहीं जानता था कोडिंग के बारे में, वो मैं सीखा तभी बच्चे सीखे। तो पहले तो मैं थैंक यू क्वेस्ट अलायंस को करूंगा जरूर। बाद में टीचर्स के लिए कहूंगा तो क्वेस्ट अलायंस ने सिर्फ मुझे अकेले को नहीं सिखाया है, काफी ट्रेनर ट्रेन किए हैं, फैसिलिटेटर बनाए हैं, और फैसिलिटेटर बनाने के बाद आई थिंक हमारे यहाँ तो हर स्कूल में एक टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है। काम आता है हमारे टीचर्स के ऊपर कि टीचर्स को इसमें रुचि लेनी होगी, उसमें इंटरेस्ट लेना होगा, और इंटरेस्ट लेने के बाद बच्चों तक ले जाना होगा। और हम टीचर्स में क्या होता है कि हमें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, फास्ट, आज सिखाए कल सीख जाएगा, वो रिजल्ट नहीं है। धीरे धीरे, जैसे कि आप कोई भी बच्चा आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो उसको हम कहेंगे चलो पढ़ ले, तो पढ़ेगा नहीं, उसको क ख ग सिखाना होगा। तो इसी तरह इस कोडिंग का भी और इसका है कि आप इनिशियल शुरुआत करो, धीरे धीरे आप भी सीखो, बच्चों को भी सिखा दो। आप जितना सीखो वो बच्चों को सिखाते जाओ, धीरे धीरे बच्चे फिर आपको सिखाने लगेंगे उनकी तरह। वो खुद प्रोजेक्ट ऐसे बनाएंगे तो वो खुद आपको सिखाने लगेंगे। एज ए टीचर मैंने बच्चों के पास से भी काफी कुछ सीखा हुआ है मैंने। तो टीचर्स के लिए मेरा यही संदेश है, जो मेरे सारे जो टीचर्स जो देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि आप खास कुछ टीचर सोचते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो ये कंप्यूटर रिलेटेड है, तो मैं अपने मैथ्स या साइंस पढ़ाऊं या एसएस पढ़ाऊं या गुजराती हिंदी अंग्रेजी पढ़ाऊं। तो आप ऐसा मत सोचिए, आपके सब्जेक्ट इसके थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं। तो आप उस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और धीरे धीरे इसके साथ आगे बढ़िए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को ट्रेन करिए, और एक धीरज के साथ बच्चों को धीरे धीरे सिखाने की शुरुआत कीजिए। काफी वीडियोस हैं, हम अभी तो आईटी युग में हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास सीखने जाने की जरूरत है। यूट्यूब टीचर्स बैठा हुआ है बहुत बड़ा, गूगल जो प्रिंसिपल है वो बैठा हुआ है, हम उसके पास काफी कुछ सीख सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक नेगेटिव थिंकिंग हमेशा हम एक एज ए टीचर नहीं होनी चाहिए कि बच्चा ये नहीं सीख पाएगा। ऑफ कोर्स बच्चा सीख पाएगा। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने कि एक पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है, और हम बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, बच्चा सीख सकता है, और ये आपने साबित कर ही दिया है। तो आशा है हम इसी विश्वास के साथ कि हर बच्चा सीख सकता है, वो किसी बैकग्राउंड से हो, वो कोई भी चीज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी या फिर ब्लॉक बेस्ड कोडिंग या कंप्यूटेशनल थिंकिंग का आइडिया ही क्यों ना हो। तो आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं फिर से। और ये ऊर्जा देता है कि आप जैसे शिक्षक हैं हमारे देश में और काम कर रहे हैं। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक फिर यू सर। जरूरत होती फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर हम जरूर जरूर सर, जरूर मिलेंगे। किया। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ओके।